चलो, तो लास्ट क्लास में हम लोग सेल्फ इंडक्टेंस पढ़ रहे थे। सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, तो उसकी प्रॉपर्टीज हमने देखी थी। एक इंडक्टर की प्रॉपर्टीज क्या होती है, एनर्जी स्टोर्ड कितनी होती है, ठीक है, और आपकी एनर्जी डेंसिटी कितनी होती है, उसके न्यूमेरिकल देखे थे। एकदम वही चीज है जो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करके आए, बस सर्किट का एक नया एलिमेंट हमको मिल गया, इंडक्टर, जिसकी इंडक्टेंस हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एल से। और सर्किट कैसे सोल्व करने हैं, रजिस्टर इंडक्टर एक साथ हो तो केवीएल कैसे यूज करना है, सब मैंने बता दिया। दो दो मेथड बताए, जिससे आपको अच्छा लगे उससे सोल्व करो। तो अब ले देखे चैप्टर में एलआर सर्किट बचा है जो आज हो जाएगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस बचा है जो आज हो जाएगा, और फिर आपका बचता है छोटे छोटे दो टॉपिक, एलसी ऑसिलेशंस मतलब एलसी सर्किट, वो कल के लेक्चर में हो जाएगा, लेक्चर 9 में। और आपका बचता है एडी करंट, वो बोर्ड के लिए है, ठीक है, पर हाँ नीट में भी क्वेश्चन पिछले साल आया था, उससे कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल नहीं आता उससे। एडी करंट क्या होता है वो देखेंगे, ठीक है। मतलब कल क्वेश्चन के साथ चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। आज जो हम पढ़ रहे हैं एलआर सर्किट, वो अच्छे से देखना सब लोग, नीट वाले भी, मेंस वाले भी, एडवांस वाले भी, सब लोग, क्योंकि एलआर सर्किट बहुत पूछा जाता है, मतलब बहुत ज्यादा पूछा जाता है। और सेम वैसे ही है जैसे आरसी सर्किट था आपका, ठीक है। ध्यान से समझना, इक्वेशंस याद होनी चाहिए, जैसे आरसी में आपको याद थी पोटेंशियल डिफरेंसेस कैसे निकालने हैं ये सब। और शायद मैंने वहां पे याद करो, अगर कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है तो उसका भी मैंने क्वेश्चन कराया था, स्टेडी स्टेट का तो कराया ही था, टी जीरो का कराया था, पर एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है, मतलब किसी टी टाइम पे अगर आपसे मांगे तब कैसे करना है, तब मैंने उसका जनरल मेथड भी बताया था, और लास्ट में मैंने उसका एक शॉर्टकट भी बताया था। याद आया? सेम चीज हम यहां पे भी अप्लाई करेंगे। जनरल मेथड से आप खुद से सोल्व करना चाहे कर सकते हैं, पर उससे लेंदी पड़ेगा, इसलिए हम शॉर्टकट से सोल्व करेंगे, जो हमने वहां पे भी सीखा था, सेम यहां पे भी अप्लाई होगा, ठीक है। एकदम सेम चीजें है, बस सी की जगह यहां पे एल आ जाएगा और थोड़ा बिहेवियर चेंज हो जाएगा आपका, ठीक है। करें? चलो, तो सबसे पहले लिखो ग्रोथ ऑफ करंट इन एन इंडक्टर। एलआर पढ़ने से पहले सिर्फ एल की बात करते हैं, ग्रोथ ऑफ करंट इन एन इंडक्टर, ठीक है। एक इंडक्टर की खासियत क्या है, ग्रोथ ऑफ अ करंट इन एन इंडक्टर। सपोज मेरे पास ये कोई इंडक्टर है, ठीक है, इसको मैंने एक बैटरी से कनेक्ट किया जिसकी ईएमएफ कितनी है आपकी ई, और इसकी इंडक्टेंस है एल, ठीक है। सपोज किसी इंस्टेंट पे आई करंट फ्लो कर रहा है और ये टाइम के साथ आपका इंक्रीज हो रहा है, ठीक। तो मुझे बताओ कि क्योंकि सिर्फ एल लगा है सर्किट में, तो क्या ये जो है इसके क्रॉस हो जाएगा? बिल्कुल सिंपल सी चीज है, ये प्लस ये माइनस, क्यों अपोज करेगा आपका। जब इसको हटा के बैटरी लगाना चाहोगे तो कैसी लगेगी, पॉजिटिव इधर नेगेटिव इधर, अपोज कर रहे हैं, राइट का करंट बढ़ रहा है, सीख चुके। तो क्या मैं सीधा इक्वेशन लिख सकता हूं, ई शुड बी इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी? अरे बोलो, पक्का? तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, डी आई इज इक्वल टू ई बाय एल इंटू डी टी, क्या बिल्कुल सही है। टी जीरो पे कोई भी करंट नहीं होगा, मान लो किसी टी टाइम पे कितना करंट है, आई, डी आई का इंटीग्रेशन आई, दैट विल बी ई बाय एल इंटू डी टी का इंटीग्रेशन टी। सो इंडक्टर जो है उसमें जो करंट ग्रो करता है वो कुछ ऐसा करता है, आई इज इक्वल टू ई टी बाय एल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। मतलब धीरे 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 करंट जो है वो बढ़ता है आपका। कल भी मैंने ये चीज बताई थी कि ऐसा नहीं होगा जैसे आरसी सर्किट में होता था कि जैसी आपने बैटरी लगाई, स्विच जैसे ही बंद किया, तुरंत आपका जो करंट है वो मैक्सिमम हो जाता था, याद करो। यहां पे ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इंडक्टर की प्रॉपर्टी है वो अपोज करेगा उसका। तो स्टार्टिंग में करंट जीरो रहेगा, फिर धीरे 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 बढ़ते 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 बहुत लंबे टाइम के बाद करंट आपका मैक्सिमम होगा, और लंबे टाइम को हम क्या बोलेंगे, स्टेडी। एक्चुअल में वो कभी अचीव नहीं होती है, ठीक है, पर हाँ हम जब भी बात करेंगे तो हम सीधा किसकी बात करेंगे, स्टेडी स्टेट की, ठीक है। हम मान लेंगे कि 99% हो गया करंट, तो आपका क्या हो गया, मैक्सिमम। एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो इनफाइनाइट टाइम पे आपको मैक्सिमम करंट मिलेगा, बताया था मैंने वहां पे भी, सेम फंडा यहाँ पे भी, एक्चुअल में वो कभी अचीव नहीं होता, ठीक है यहां तक। सो इंडक्टर में जो करंट ग्रो करता है टाइम के साथ, वो कैसा ग्रो करता है, वो लीनियरली ग्रो करता है आपका, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। समझ में आया? कल भी मैंने चीज बताई थी कि ऐसा नहीं होता है कि जैसी बैटरी लगाई तुरंत आपने स्विच बंद किया तुरंत करंट मैक्सिमम हो जाएगा, जैसे आरसी में हुआ था, यहां ऐसा नहीं होगा। कर लोगे? पक्का? आगे बढ़े? अरे बोलो। चलो फिर नेक्स्ट लिखो एल आर सर्किट। ये तो सिर्फ इंडक्टर का बिहेवियर था कि कैसा होता है। नेक्स्ट लिखो एल आर सर्किट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लेना। एल आर सर्किट, फिर कुछ न्यूमेरिकल्स भी इसके देखेंगे। एल आर सर्किट
या RL सर्किट भी लिख सकते हो, आपकी इच्छा। LR सर्किट बहुत ध्यान से समझना। तो सपोज हमारे पास एक LR सर्किट है, ये R, ठीक है, ये आपका इंडक्टर, ठीक, ये आपकी बैटरी जिसकी EMF कितनी है E, ठीक है सर। ये करंट आपका I जा रहा है विच इज इंक्रीजिंग विद टाइम, I इज इंक्रीजिंग विद टाइम, ठीक। अब मुझे निकालना है कि जो करंट आएगा सर्किट में वो टाइम के साथ कैसे वेरी करेगा। जैसे वहां पे याद करो हमने चार्ज निकाला था, याद आया, CV1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाय RC। RC को हमने टाइम कांस्टेंट बोला था, कुछ चीजें पढ़ी थी याद करो। एक टाइम कांस्टेंट वो टाइम होता है जिसमें चार्ज आपका 63% हो जाता है मैक्सिमम का, ऐसी 5 टाइम कांस्टेंट में 99 पॉइंट समथिंग हो जाता है आपका, याद आया। और t0 पे जब आप देखोगे तो चार्ज आपका कितना आता था, 0, करंट मैक्सिमम आता था V/R, याद आया, सब याद करो। और स्टेडी स्टेट पे जब आप देखोगे तब आपका चार्ज कितना हो जाएगा, CV हो जाएगा, और करंट आपका कितना हो जाता था, 0 हो जाता था, याद आया। स्टेडी स्टेट पे रजिस्टर के अक्रॉस कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता था, पूरा का पूरा PD किसके अक्रॉस होता था, कैपेसिटर के अक्रॉस। क्वेश्चन भी हमने इसके बहुत सारे किए थे। और न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए हम क्या करते थे, स्टेडी स्टेट पे आपका क्या बोलते हैं इसको, कैपेसिटर को हम रिप्लेस कर देते थे, मतलब ओपन सर्किट मान लेते थे, कैपेसिटर को उड़ा देते थे, और t0 पे कैपेसिटर को स्ट्रेट वायर से रिप्लेस कर देते थे, याद है। सेम चीजें यहां पे पढ़ेंगे, बस यहां इंडक्टर का बिहेवियर देखेंगे कैसा होगा, ठीक है यहां तक। तो फिर से देखो, LR आपने आपस में कनेक्ट किया, बैटरी E वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, धीरे 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 सर्किट में करंट आपका बढ़ेगा। जैसे उसमें और इसमें पहला डिफरेंस क्या, ध्यान से सुनना है, ये स्विच है सपोज, जैसे आपने स्विच को क्लोज किया t0 पे, तो उस सर्किट में क्या होता था, करंट फ्लो करने लगता था V/R, क्योंकि C को हम वायर से रिप्लेस करते थे, उसके अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता था, याद आया, पूरा का पूरा पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस हो जाता था, तो करंट सर्किट में मैक्सिमम आता था। पर इस सर्किट में, RL सर्किट में क्या होगा, आपका स्टार्टिंग में करंट 0 होगा। ऐसा नहीं है कि स्विच बंद कर दिया तुरंत करंट आपका मैक्सिमम हो जाएगा, इंडक्टर अपोज करेगा आपका। ये समझ में आया। तो पहला डिफरेंस जो समझ में आना चाहिए वो क्या है, इस सर्किट में t0 पे आपका जो करंट होगा वो 0 होगा, समझ में आ गया। अच्छा, अब क्या हुआ, 0 से बढ़ते धीरे धीरे करंट बढ़ता है, अभी पिछला टॉपिक किया ना हमने, देखो ना, इंडक्टर में जो करंट बढ़ता है वो धीरे 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 बढ़ता है आपका। तो धीरे 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 सर्किट में करंट बढ़ेगा। मान लो किसी एक इंस्टेंट पे, ये जो मैंने डायग्राम बनाया है ये किसी इंस्टेंट पे बनाया है, लेट एट सम इंस्टेंट, लेट एट एनी इंस्टेंट, एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, जो भी बोल लो, एट एनी इंस्टेंट t, ठीक है। तो करंट कितना होगा सर्किट में, I, और वो इंक्रीज हो रहा है टाइम के साथ, सही है। अब जैसे वहां पे किया था सेम यहां पे भी है, KVL लगा दो सर पूरे लूप में, याद करो वहां की डेरिवेशन, बल्कि मैं तो बोल रहा हूं वहां का वो जो डेरिवेशन हमने की थी, पेज खोल के बैठ जाओ, लगभग पूरा सेम ही है हमारा, बस C की जगह यहां पे L है और कुछ नहीं है। चलो लगाते हैं KVL, ऐसे लगाए, चलो यूजिंग KVL, बोलो क्या बनेगी, यहां से स्टार्ट करते हैं, राइज प्लस ई, सेम डायरेक्शन माइनस IR, सेम डायरेक्शन में जा रहे हो तो माइनस क्या होता है, LdI/dt, कल सीखा था, और di/dt पॉजिटिव हो क्योंकि करंट इंक्रीज कर रहा है, खत्म, दैट शुड बी इक्वल टू 0, यही तो KVL बोलता है। अच्छा, अब क्या करें, देखो, E माइनस IR इज इक्वल टू LdI/dt, ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल। अब I की टर्म एक साइड ले जाओ, di अपॉन E माइनस IR इज इक्वल टू L di अपॉन, हाँ ये dt उधर चला जाएगा ना, तो dt बाय L। अरे सर ये तो एकदम सेम आ गया जो वहां पे पढ़ा था, बस वहां पे dq था, वही तो मैं बोल रहा हूं, बल्कि मैं नहीं भी पढ़ाऊंगा तब भी आप खुद से कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इंटीग्रेशन करो इसका, सीख चुके हैं, इसका इंटीग्रेशन आता ही होगा वैसे सबको, ln E माइनस IR, ठीक है, और I का जो कोफिशिएंट है वो डिवाइड में, सो -1/R, लिमिट, बोलो, करंट पहले 0 था, t टाइम पे I हो गया, यहां पे टाइम 0 t, ठीक है, तो कितना हो गया, लिमिट 0 से लेकर I तक, दैट शुड बी इक्वल टू, बोलो, dt का इंटीग्रेशन t बाय L, R को उधर ले जाएं, ये R कैपिटल ले लेते हैं, I कैपिटल R, कैपिटल R, ठीक है, यहां तो कोई समस्या। चलो फिर R को उधर ले जाएं तो क्या आएगा, और I की जगह I डाल दो, फिर 0 डाल दो, तो ln A माइनस ln B, ln A बाई B, सो दैट विल बी ln E माइनस IR अपॉन E। ये समझ में आ रहा है सबको स्टेप,
लिमिट डालने के बाद का है, इज इक्वल टू ये -1/r को उधर ले जाओ तो कितना हो जाएगा -RT/L, बस वहां पे -T/RC होता था। अब ln अगर मुझे हटाना है क्या एक्सपोनेंशियल लेना पड़ेगा? बिल्कुल सर। तो क्या आ जाएगा e -IR/e इज इक्वल टू e की पावर -RT/L। सही है। e/e कितना हो जाएगा बोलो? 1 माइनस IR/e इज इक्वल टू e रेज टू द पावर -RT/L। अरे आया। फिर इसके बाद हमें तो आई चाहिए ना, तो सबको रीअरेंज कर लो। सो आई कम्स आउट टू बी, सीधा लिख दू E/R 1 माइनस e की पावर -RT/L। ठीक है, वहां पे था Q इज इक्वल टू सीई, सी ऊपर था, Q इज इक्वल टू सीई इंटू 1 माइनस ई की पावर -T/RC। याद आया? यहां पे है I इज इक्वल टू E/R 1 माइनस ई की पावर -RT/L। चार्ज की तो कोई बात ही नहीं होगी यहां पे, चार्ज की क्यों बात करेंगे, यहाँ पे कैपेसिटर थोड़ी है। तो सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं? करंट एज अ फंक्शन ऑफ टी। तो करंट एज अ फंक्शन ऑफ टी कितना आता है एलआर सर्किट में? E/R 1 माइनस ई की पावर -RT/L। सब लोग याद कर लेना अच्छे से। क्या टाइम के साथ लगातार बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। t0 पे देखो e की पावर 0 1 1 माइनस 1 0, तो करंट 0 वो तो आएगा ही ना, वही लेके तो ये इक्वेशन आई है। और मैक्सिमम कितना आएगा? क्या मैक्सिमम E/R आएगा? ये सब चीजें पता होनी चाहिए आपको। तो एलआर सर्किट में जो मैक्सिमम करंट आता है वो E/R आता है, और वो किस पे आता है? आपका स्टेडी स्टेट के ऊपर आता है। समझ में आ गया? पक्का? सोच लो, सोच लो, सोच लिया? चलो फिर यहां तक नोट कर लिया सबने? तो दो तीन चीजें, दो तीन बातें और करते हैं इसके बारे में। तो पहली चीज तो क्या, हमारी जो इक्वेशन आई है करंट की, वो आई है E/R 1 माइनस ई की पावर -RT/L। ठीक, इसको मैं क्या ऐसे भी लिख सकता हूं? E/R 1 माइनस ई की पावर -T/L/R। अरे होगा? अब कंपेयर करो इसको, जैसे हमने वहां पे टाउ निकाला था। क्या टाउ एक टर्म होती है टाइम कांस्टेंट? सेम यहां पे भी वो टर्म आएगी, पर यहां पे जो टाउ होगा वहां पे RC था, यहां पे होगा L/R, क्योंकि ये टाउ का तो रोल प्ले करेगा। टाउ की यूनिट किसके इक्वल होगी? टाइम के इक्वल। तो टाइम तो ये नीचे वाला टाइम बनेगा ना, तो ये टाउ होगा आपका। सो टाइम कांस्टेंट LR सर्किट का कितना होता है याद रखना। सो टाइम कांस्टेंट टाउ ऑफ LR सर्किट दैट इज इक्वल टू L/R। ठीक है, मतलब इसको आप टाउ से रिप्लेस कर सकते हो। तो सीधा याद रखना चाहो शॉर्ट में तो I इज इक्वल टू E/R 1 माइनस ई की पावर -T/टाउ, वेयर टाउ इज इक्वल टू L/R। ठीक है, अब मैंने ये टाउ भी निकालना सिखाया था कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स में। मान लो अगर दो से ज्यादा आपके पास रजिस्टर है, याद आया? तो बैटरी को स्ट्रेट वायर से रिप्लेस करते थे और कैपेसिटर को उड़ा देते थे, मतलब कैपेसिटर के अक्रॉस हम पोटेंशियल वो निकालते थे आर इक्विवेलेंट। इसमें भी वही करेंगे, सेम चीजें हैं जो वहां पे किए थे। ठीक है, थोड़ी सी और अगर बात करें हम, तो t0 पे अगर हम करंट देखें तो एट t इज इक्वल टू 0 करंट आपका आएगा 0। दिख रहा है सबको? और स्टेडी स्टेट पे एट t इज इक्वल टू इनफाइनाइट, उसको क्या बोलते हैं? स्टेडी स्टेट। याद है? तो और अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन ना करे तो आपको हमेशा किस पे देखना है? स्टेडी स्टेट पे। मैंने वहां पे भी बोला था। तो एट स्टेडी स्टेट मतलब t इनफाइनाइट, आई कितना हो जाएगा बोलो? e की पावर माइनस इनफाइनाइट मतलब 1/e की पावर इनफाइनाइट मतलब 0। तो क्या आ जाएगा आई आपका? E/R विच विल बी मैक्सिमम वैल्यू। तो कभी भी आपसे पूछे कि मैक्सिमम वैल्यू बताओ करंट की, हमेशा याद रखना मैक्सिमम वैल्यू विल बी E/R। हाँ, वो अलग बात है अगर कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स दे दिए, बहुत सारे रेजिस्टेंसेस उसने दे दिए, ठीक है, तब आपको कैसे सोल्व करना है वो भी मैं बताऊंगा। वहां पे भी किया था हमने, नो डाउट। आरसी में भी हमने ऐसे कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स किए थे, यहां पे भी हम देख लेंगे। ठीक है, पर खुद से भी आपको आना चाहिए। अगर वहां पे आपने सर्किट्स अच्छे से देखे हैं तो इन सब में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तब भी मैं रिवाइज करा दूंगा आपको कि कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स कैसे करना है। डायरेक्ट तो कर ही लोगे, डायरेक्ट में आपसे क्या पूछेगा? टाइम कांस्टेंट बताओ सर्किट का, है ना? L/R होता है। टाइम के साथ करंट कैसे वेरी करता है? ऐसे करता है। कर लोगे? अरे बोलो पक्का? अच्छा, अब एक चीज देखे, दो तीन चीजें और देखते हैं। चलो, ये हो गई हमारी इक्वेशन 1 विच रिप्रेजेंट्स द वेरिएशन ऑफ करंट विद टाइम। जैसे वहां पे 3-4 हमने देखा था, पोटेंशियल डिफरेंस का टाइम के साथ, याद आया? VR का टाइम के साथ, VC का टाइम के साथ, और दोनों का सम हमेशा किसके इक्वल आता था? बैटरी के वोल्टेज। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये इसमें और इसमें ही तो डिवाइड होगा, तो दोनों के क्रॉस PD का सम किसी भी t टाइम पे हमेशा किसके इक्वल होना चाहिए?
ई के इक्वल होना चाहिए। इसमें भी वही फंडा, क्या करवाने की जरूरत है मुझे या खुद से कर लोगे? चलो करवा देता हूं फिर। तो सेकंड हम डिराइव कर रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर एट एनी टाइम टी एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर एट एनी टाइम टी। ठीक है, ये दोनों डिराइव करते हैं। करे डिराइव? देखो, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर एट एनी टाइम टी, क्या वो होगा? करंट इनटू आर। बिल्कुल सर। करंट एट एनी टाइम टी का इक्वेशन क्या है? देखो, ई बाय आर वन माइनस ई की पावर माइनस आर टी बाय एल, क्या आर से मल्टीप्लाई होगा? आर आर मर जाएगा, सो ये हो जाएगा ई वन माइनस ई की पावर माइनस आर टी बाय एल। इस पे भी क्वेश्चन मिलेंगे और स्पेशली एडवांस में तो पूछता ही है। सो दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर विद टाइम। टाइम के साथ ऐसे वेरी करेगा। तो टी जीरो पे कितना हो जाएगा? जीरो। टी जीरो पे इसके अक्रॉस कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता है, क्योंकि अगर इसके अक्रॉस होता तो करंट भी तो होता। मान लो इसके अक्रॉस कुछ पोटेंशियल डिफरेंस टी जीरो पे होता तो करंट आता ना। कितना? पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस। करंट जीरो है टी जीरो पे, तो ऑब्वियसली पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहा होगा इसके अक्रॉस? जीरो। तो पूरा का पूरा किसके अक्रॉस चला गया? इसके अक्रॉस। अरे आया, ये जो ई था ये किसी भी टाइम पे आप देखो, चाहे टी जीरो पे, चाहे स्टेडी स्टेट पे, चाहे बीच के किसी टाइम पे, हमेशा ये ई इन दोनों में डिवाइड होगा, कुछ इसमें कुछ इसमें। अब टी जीरो पे इसके अक्रॉस कितना है? जीरो। तो पूरा का पूरा किसके अक्रॉस है? उसके अक्रॉस। और स्टेडी स्टेट पे देखोगे तब इसके अक्रॉस कितना हो जाएगा? जीरो। और इसके अक्रॉस कितना हो जाएगा आपका? पूरा का पूरा। आया समझ? तो दिस इक्वेशन बेसिकली रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर विद टाइम, जैसे वहां पे भी हमने डिराइव किया था। कुछ भी नहीं है, एक बस ये याद रखो, इससे आप वी आर भी निकाल सकते हैं, इससे आप वी एल भी निकाल सकते हैं। वी आर कितना? आई इंटू आर। आई हमको पता ही है टाइम के साथ, कर लोगे? डस्टर का गया। ठीक है, इसके बाद देखो वीसी। वीसी मत, सॉरी वीसी नहीं, वीएल। थर्ड हम देख रहे हैं वीएल का वेरिएशन टाइम के साथ। देखते हैं, सारे नोट कर लेना अच्छे से। सो वीएल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर, क्या फॉर्मूला होता है? याद करो, एल डी आई बाय डी टी। अरे यही तो होता है। तो एल डी आई बाई डी टी, आई का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब वो निकालना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मुझे आई और टी का इक्वेशन पता है, डी आई बाई डी टी नहीं पता है। निकाल लें? चलो यहीं पे निकाल लेते हैं। यहां से डी आई बाई डी टी बोलो। डी आई बाई डी टी मतलब आई का डिफरेंशिएशन टाइम के साथ, आता ही होगा सबको, वहां पे भी किया था हमने, डी क्यू बाई डी टी। ई बाई आर एज इट इज, वन का कितना हो जाएगा? जीरो, माइनस ई की पावर का सेम डिफरेंशिएशन होता है माइनस आर टी बाई एल, पर टी का जो कोएफिशिएंट है माइनस आर बाई एल, ये भी मल्टीप्लाई में। अब इतना इंटीग्रेशन फिजिक्स में सीख चुके, अब ये सब आना चाहिए। तो डी आई बाई डी टी कितना हो गया आपका? बोलो। आर आर कैंसिल, माइनस माइनस प्लस और एल बाहर, सो ई बाई एल प्लस में, और अंदर हो जाएगा आपका ई की पावर माइनस आर टी बाई एल। बिल्कुल सही सर। अरे आया, ये क्या आया आपका? डी आई बाई डी टी। पर मुझे डी आई बाई डी टी नहीं चाहिए, मुझे एल डी आई बाई डी टी चाहिए। आया समझ? सो एल डी आई बाई डी टी डायरेक्टली लिख दूं क्या? अगर परमिशन है तो एल डी आई बाई डी टी कितना हो गया? दिख रहा है? वो हो गया ई की पावर माइनस आर टी बाई एल। अब आप कंपेयर करो इन रिजल्ट्स को जो हमने आरसी में डिराइव किए थे, लगभग सेम रिजल्ट है। ठीक है, उसमें वीसी शायद ये आता था, ई इंटू वन माइनस है, और वी आर ये आता था आपका। आया समझ? पक्का? हाँ शायद यही आता था। हाँ, ये वीसी आता था, ये वी आर आता था, क्योंकि वीसी कितना होता था? क्यू बाई सी, और जब आप क्यू की इक्वेशन को सी से डिवाइड करते थे तब ये आता था आपका रिजल्ट। चेक करना, सेम है, बस कुछ नहीं, थोड़े उल्टे हुए हैं। वीसी का रिजल्ट यहाँ वीआर में आ गया, वहां के वीआर का रिजल्ट यहाँ वीएल में आ गया। रटना नहीं है कुछ भी, ध्यान देना, रटना नहीं है, चीजें समझो। चीजें रटने लगोगे तो बहुत फिर मुश्किल होने वाला। कोई समस्या? अरे बोलो। अब किसी भी टी टाइम पे अगर आप दोनों को ऐड करोगे तो सम हमेशा ई आना चाहिए। आ रहा है कि नहीं? एट एनी टाइम टी वी आर प्लस वी एल दैट शुड बी इक्वल टू ई। ऐड करो, ई माइनस ई की पावर ये और प्लस ई की पावर ये, क्या वो कैंसिल हो जाएंगे? तो सिर्फ बचेगा आपका ई, और वो होना ही चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो कुछ गलती है। ठीक है? अरे बोलो। हाँ, अब एक मजेदार चीज देखो जो मुझे लगता है कुछ लोगों के दिमाग में आ गई होगी कि सर टी जीरो पे ठीक है, हमको समझ में आ रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर जीरो है, ठीक है, क्योंकि करंट आपका जीरो है। चलो ठीक, समझ में आ गया। तो अगर इसके अक्रॉस जीरो है तो पूरा का पूरा जो ई है वो इसके अक्रॉस होगा टी जीरो पे। चेक कर लो, चाहे ई की पावर जीरो वन तो ई बचेगा। बिल्कुल सही सर। पर एक चीज मुझे समझ में नहीं आ रही है कि स्टेडी स्टेट पे आप बोल रहे हैं कि करंट मैक्सिमम होगा, और वहां से जब हम चेक कर रहे हैं
तो रजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस स्टेडी स्टेट पे मतलब इनफाइनाइट टाइम पे वो आपका आ रहा है ई के इक्वल, मतलब ये जो ई है पूरा का पूरा इसके क्रॉस है, तो सर इसके क्रॉस तो जीरो हो गया। ऐसा क्यों? मतलब इंडक्टर के क्रॉस जीरो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे हो गया? आपका करंट तो है सर्किट में, सर्किट में अगर करंट मैक्सिमम है स्टेडी स्टेट पे तो इंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सर जीरो कैसे हो गया? अब मैं बताता हूं, ध्यान से सुनना। इंडक्टर का यूज सिर्फ तभी तक है जब तक आपका करंट चेंज हो रहा है, और आपका करंट नो डाउट चेंज हो रहा था इनिशियल जीरो से लेकर जब तक करंट मैक्सिमम नहीं हो गया, मतलब स्टेडी स्टेट पे मैक्सिमम कितना हो रहा है? ई बाय आर। पर एक बार आपका करंट मैक्सिमम हो गया स्टेडी स्टेट पे, क्या उसके बाद इंडक्टर का कोई यूज है? नहीं। अब करंट थोड़ी ना चेंज हो जाएगा आपका, हो गया जो होना था, करंट जीरो से इंक्रीज होते होते मैक्सिमम हो गया, अब जो होना था वो हो चुका आपका, अब और करंट चेंज नहीं होगा, जितना होना था हो चुका, तो जितना इंडक्टर का काम आना था आ चुका, अब इसके बाद इंडक्टर का कोई यूज नहीं है, क्योंकि इंडक्टर बेसिकली करंट चेंज को अपोज करता है आपका। अब करंट ही नहीं चेंज होगा स्टेडी स्टेट पे, स्टेडी स्टेट एक बार अचीव हो गई, करंट चेंज ही नहीं होगा, तो करंट चेंज नहीं होगा तो आपका क्या होगा? कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी इंडक्टर में, क्योंकि इंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस होती है खुद में करंट चेंज की वजह से, और एक बार स्टेडी स्टेट अचीव हो गई सर्किट में तो आपका कोई करंट चेंज नहीं होगा, कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी, इसलिए वीएल आपका जीरो आ रहा है स्टेडी स्टेट पे। हर चीज समझो, कंसेप्ट सीखोगे तो कोई भी दिक्कत नहीं है। अरे आया समझ? पक्का? तीनों इक्वेशन समझ में आ गई? अगर मैं दूसरी तीसरी ना भी बताता तो आपको खुद से आनी चाहिए सब, ठीक है? टाइम कांस्टेंट क्या होता है एल आर का? एल बाय आर, वहां पे आरसी होता था, थोड़ा सा अलग है, ध्यान देना। क्वेश्चन भरे पड़े मिलेंगे आपको इसके, ठीक है? पास्ट ईयर में बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस मिलेंगे इसके। अरे आ गया समझ? पक्का? सोच लो। अब ग्राफ भी बना लिया जाए फिर, चलो ग्राफ बनाते हैं। आई का इक्वेशन क्यों मिटा दे? तो आई का इक्वेशन था ई बाय आर 1 माइनस ई की पावर माइनस आर टी बाय एल, यही आया था ना? चलो ध्यान से अब देखो, अगर हम टाइम के साथ करंट का ग्राफ बनाएं, आई वर्सेस टी, एक ही ग्राफ पढ़ेंगे आई वर्सेस टी, तो क्या होगा? टी जीरो पे करंट जीरो, उसके बाद एक्सपोनेंशियली आपका बढ़ता जाएगा, और कुछ टाइम के बाद स्टेडी स्टेट अचीव, उसके बाद ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक? तो ये टाइम कौन सा होता था याद करो? ये टाइम होता था आपका टाउ के इक्वल, मतलब एल बाय आर के इक्वल। इस टाइम में करंट कितना हो जाता था? वहां पे भी वही पढ़े थे, 63% ऑफ मैक्सिमम, मतलब 0.63 ई बाय आर, याद आया? और ये है आपका ऑलमोस्ट जब 99% हो गया, जिसको 5 टाउ बोला गया था। अब वो कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेना 99 आता है कि 99 पॉइंट समथिंग, उससे मतलब नहीं है, वो कोई नहीं पूछेगा, ठीक है? उसके बाद ऑलमोस्ट करंट क्या हो गया? कांस्टेंट, मतलब स्टेडी स्टेट कभी अचीव होती ही नहीं है आपकी, कभी नहीं अचीव होती है। मैथमेटिकली देखोगे तो इनफाइनाइट टाइम पे, वहां पे भी बताया था, समझ में आ रहा है? पर हम मान लेते कि 99% करंट आ गया तो मतलब आपका वो स्टेडी स्टेट अचीव कर चुका, समझ में आ गया? तो इंडक्टर कैसा बिहेव करता है, समझ में आ गया? बिहेवियर तो अभी खैर देखा नहीं हमने कि कब न्यूमेरिकल सॉल्विंग में कैसे यूज करेंगे, ठीक है? आ गया समझ यहां तक? चलो अब देखते हैं इंडक्टर का बिहेवियर न्यूमेरिकल में कैसे यूज करना है। जैसे वहां पे भी हमने देखा था, सी को अगर आप ओपन सर्किट से कब रिप्लेस करेंगे, सी को आप स्ट्रेट वायर से कब रिप्लेस करेंगे, सेम फंडे यहां पे है, बस यहां पे बिहेवियर उल्टे होंगे। क्यों? क्योंकि रिजल्ट उल्टे है। वहां पे करंट टी जीरो पे मैक्सिमम था, अरे याद आया? ई बाय आर, यहां पे टी जीरो पे करंट आपका जीरो है, वहां स्टेडी स्टेट पे करंट आपका क्या था? जीरो था, चार्ज मैक्सिमम था। यहां स्टेडी स्टेट पे करंट आपका मैक्सिमम है ई बाय आर, समझे अच्छे से? पक्का? तो देखो अब ध्यान से, क्योंकि टी जीरो पे करंट आपका जीरो है, मतलब इस ब्रांच से कोई भी करंट आपका नहीं जा रहा है, तो मतलब मैं क्या कर सकता हूं? इंडक्टर को आप रिप्लेस कर सकते हैं एक ओपन सर्किट से, मतलब इंडक्टर को आप ब्रांच से ही उड़ा सकते हैं। तो इंडक्टर बिहेव करता है एक ओपन सर्किट की तरह। वहां पे क्या करता था? कैपेसिटर स्टेडी स्टेट पे बिहेव करता था ओपन सर्किट की तरह। अरे याद आया? यहां पे उल्टा है आपका। क्यों कर रहा है वो समझ में आ रहा है? लॉजिकल है, बिल्कुल लॉजिकल है, क्योंकि टी जीरो पे इस ब्रांच से कोई करंट ही नहीं जा रहा है। वो कभी कभी पॉसिबल होगा जब ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, तभी तो इस ब्रांच से करंट नहीं जाएगा। आया समझ? और न्यूमेरिकल एकदम सेम है 100% जो वहां पे थे, बस इक्वेशंस थोड़ी आपकी अलग है और कुछ भी नहीं है, और बिहेवियर थोड़ा अलग है। बाकी न्यूमेरिकल वैसे ही करना है जैसे उधर करते थे, ठीक? स्टेडी स्टेट पे देखो, एट स्टेडी स्टेट, बोलो स्टेडी स्टेट पे क्या हो रहा है?
आपका करंट जो है वो E बाय आर होता है और मैक्सिमम होता है, बिल्कुल। और पूरा का पूरा पोटेंशियल डिफरेंस रजिस्टर के अक्रॉस होता है स्टेडी स्टेट में, इसके अक्रॉस कोई नहीं होता। वो कब पॉसिबल है? जब इसको स्ट्रेट वायर से रिप्लेस करोगे, तब तो इसके अक्रॉस कुछ नहीं आएगा, पूरा का पूरा इसके अक्रॉस हो जाएगा, बिल्कुल सर। हाँ, तो स्टेडी स्टेट पे क्या होगा? इंडक्टर जो है वो बिहेव करेगा एक स्ट्रेट वायर की तरह। तो न्यूमेरिकल जब भी सॉल्व करोगे तो T0 पे अगर न्यूमेरिकल मांगा है आपसे, T0 पे चीजें मांगी है, जैसे अभी करेंगे न्यूमेरिकल पास्ट ईयर, तो T0 पे अगर आपसे चीजें मांगी है तो आप इंडक्टर को ओपन सर्किट से रिप्लेस कर दो, मतलब इंडक्टर को उस ब्रांच से उड़ा दो। और अगर स्टेडी स्टेट पे आपसे मांगी है तो इंडक्टर को स्ट्रेट वायर से रिप्लेस कर दो। आया समझ? पक्का? आगे बढ़े? तो थियरी इतनी है आपकी, बस खत्म। ठीक है, अब डीके भी देख लेते हैं फिर। जैसे वहां पे डीके देखा था हमने, याद है? डिस्चार्जिंग, यहां पे भी डिस्चार्जिंग देख लेते हैं, सेम फंडा जो वहां पे था। ठीक है, तो नेक्स्ट लिखो डिस्चार्जिंग। डिस्चार्जिंग इन एलआर सर्किट, बस चार्जिंग इतना ही। इक्वेशंस बस याद रख लेना। टाइम कांस्टेंट क्या होता है वो समझ लेना। किसी भी सर्किट का टाइम कांस्टेंट कैसे निकालना है? सर एल बाय आर निकाल दो उस सर्किट का, बिल्कुल सही है, समझ में आ गया। पर हाँ, कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है तब कैसे निकालना वो भी मैंने वहां पे सिखाया था, याद है? चलो, तो नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट लिखो डिस्चार्जिंग। ये तो चार्जिंग हो रही थी ना, अब डिस्चार्जिंग। ठीक है, डिस्चार्जिंग में क्या होगा? तो कहां थे हम लोग? हाँ, डिस्चार्जिंग के ऊपर। तो डिस्चार्जिंग एलआर सर्किट में कैसी होती है? जैसे वहां पे आरसी में होती थी। सपोज ये हमारा एक इंडक्टर है और ये हमारा रजिस्टर है, ठीक है। और ये स्विच ले लेते हैं यहां पे। तो जब इंडक्टर को रजिस्टर से कनेक्ट करवाया गया तब इसमें करंट फ्लो कर रहा था आपका आई इनिशियली। तो क्या इसने एनर्जी स्टोर कर रखी थी? बिल्कुल एनर्जी स्टोर कर रखी थी, ठीक है। पर अब क्या होगा आपका? क्या एनर्जी हीट की फॉर्म में डिसिपेट होने लगेगी? बिल्कुल। किसके आने की वजह से? आपके रजिस्टर के आने की वजह से, ठीक है। तो अब क्या होगा आपका? धीरे 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 इसकी एनर्जी कम होने लगेगी और जो लॉस होगी हीट की फॉर्म में, यहां से हीट की फॉर्म में एनर्जी आपकी लॉस होने लगेगी, ठीक है। तो क्या होगा? क्या एनर्जी कम होती जाएगी इंडक्टर में? बिल्कुल। तो क्या करंट कम होगा? बिल्कुल। तो क्या किसी टी टाइम पे हम मान ले, एट टाइम टी, क्या हम ऐसा मान सकते हैं कि सर्किट में जो करंट आपका वो कितना है? आई। सेम चीज है जो हमने वहां पे किया था, कुछ नया नहीं है। क्या दोनों पैरेलल में है? स्विच को बंद कर दिया मैंने T0 पे। क्या दोनों पैरेलल में है आपके? बिल्कुल। तो क्या दोनों का क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा? बिल्कुल। तो इसका क्रॉस कितना होता है आपका? एल डी आई बाय डी टी, दैट शुड बी इक्वल टू आई इंटू आर। बस मैं आगे साइन ले रहा हूं माइनस। क्यों माइनस? क्योंकि करंट आपका टाइम के साथ डिक्रीज कर रहा है, इसलिए आगे साइन क्या लेना पड़ेगा? माइनस। वहां पे भी यही किया था। सारे टर्म्स को एक साइड ले जाओ, सो डी आई बाय आई इज इक्वल टू माइनस आर बाय एल इंटू डी टी। दोनों साइड क्या मार दे? इंटीग्रेशन है। T0 पे करंट कितना है आपका मैक्सिमम? लेट से आई नॉट। और T टाइम पे कितना है आपका? आई। कितना हो जाएगा? डी आई बाई आई एल एन आई। लिमिट डालने के बाद एल एन आई बाय आई नॉट, दैट शुड बी इक्वल टू माइनस आर टी बाय एल। एक्सपोनेंशियल ले ले, सो दैट विल बी आई बाय आई नॉट इज इक्वल टू ई की पावर माइनस आर टी बाय एल। तो फाइनल आंसर कितना आ गया? करंट एज अ फंक्शन ऑफ टी विल बी आई नॉट ई की पावर माइनस आर टी बाय एल। सेम जो वहां पे पढ़ा था। आया समझ? सेम चीज है, एकदम सेम हूबहू सेम चीज है, बस थोड़ा सा बिहेवियर अलग है। दिखाई दे रहा है ना? हाँ, तो I इज इक्वल टू आई नॉट ई की पावर माइनस आर टी बाय एल। कर लोगे सॉल्व? तो बहुत लंबे टाइम के बाद क्या होगा आपका? इंडक्टर जो है उसकी पूरी की पूरी एनर्जी जो है वो हीट की फॉर्म में डिसिपेट हो जाएगी और आपका जो करंट हो जाएगा वो डिक्रीज होते 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 स्टेडी स्टेट पे बहुत लंबे टाइम के बाद जीरो। ग्राफ कैसा बनेगा? एक्सपोनेंशियली आपका डिक्रीज करेगा, ऐसा। वहां पे भी बनाया था ना ये। कर लोगे? चल, तो इक्वेशन याद रखना, आई इज इक्वल टू आई नॉट ई की पावर माइनस आर टी बाय एल, और जो पिछली आई थी चार्जिंग के वक्त दैट वाज आई इज इक्वल टू ई बाय आर वन माइनस ई की पावर माइनस आर टी बाय एल। जो एल बाय आर होगा वो टाइम कांस्टेंट होगा आपका। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है इस एल आर सर्किट का टाइम कांस्टेंट निकालो, तो आपको आना चाहिए निकालना। आगे बढ़े? चलो, अब देखते हैं इसके न्यूमेरिकल्स, क्योंकि थियरी इतनी है आपकी, न्यूमेरिकल्स अच्छे खासे कर लेते हैं 7-8 न्यूमेरिकल, ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। चलो, एकदम सेम वैसी है जैसे उधर करते थे हम। तो सपोज
ये हमारा है R, ये हमारा है C, ये हमारा है R और ये हमारा है L, ठीक है। और ये हमारा है सोर्स जिसकी ईएमएफ है E। क्वेश्चन है सोर्स से जो करंट है I एज अ फंक्शन ऑफ T बताओ क्या होगा। ठीक है, तो क्या ये दो अलग अलग सर्किट हो गए जो हम पढ़ के आए हुए हैं? खुद से पॉज करके ट्राई करो। क्या ये आरसी और आरएल सर्किट हो गए? मतलब इसको भी आपने जीरो और ई के बीच में लगा रखा है और इसको भी आपने जीरो और ई के बीच में लगा रखा है। बिल्कुल, अरे है, तो ये तो वही हो गए जो हम अभी तक पढ़ते आया। तो सपोज ये I1 हो गया, ये I2 हो गया, ठीक है। अरे है, तो I2 कितना होता था याद करो। I2 करंट इन आरसी सर्किट पढ़ चुके कि नहीं? वो आया था E बाय आर ई की पावर माइनस टी बाय आर सी, याद आया। और I1 LR में वो तो आज ही पढ़ा, एज अ फंक्शन ऑफ टी कितना होता है E बाय आर 1 माइनस ई की पावर माइनस आर टी बाय एल। तो टोटल करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दैट विल बी I1 प्लस I2, सो E बाय आर 1 माइनस ई की पावर माइनस आर टी बाय एल प्लस ई बाय आर ई की पावर माइनस टी बाय आर सी। कुछ मुश्किल नहीं है, सब चीजें वैसे ही हैं। अच्छे से पढ़ो, आरसी सर्किट को वापस रिवाइज करो, आपको ये वैसे ही आसान लगने लगेगा। सेम चीज है, बस थोड़ा बिहेवियर इंडक्टर का अलग होता है आपका। ठीक है, नेक्स्ट करें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर खुद से ट्राई करो पॉज करके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज ये बैटरी है जिसकी ईएमएफ ई है। थोड़ा आसान करते हैं उसके बाद मुश्किल करेंगे। ये आपका आर है, ये स्विच है, ये आपका फिर से आर है, ठीक, और ये आपका है एल और ये है आपका आर। तो क्वेश्चन है कि करंट थ्रू बैटरी निकालो, मतलब इस आई की वैल्यू बताओ। फाइंड आई दो सिचुएशंस में, एक जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, मतलब T0 की बात कर रहा है। कंसेप्ट क्लियर होंगे इससे आपके, जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच। और बी आपसे मांग रहा है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम इन स्टेडी स्टेट, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम इन स्टेडी स्टेट। कर लोगे सॉल्व? दोनों पॉज करके खुद से ट्राई करो, करो, फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन करेंगे। करो ये पॉज करके ट्राई जल्दी। देखो जैसे ही आपने स्विच को बंद किया तो T0 पे देखते हैं, पहले ए पार्ट को देखते हैं पहले। तो ए पार्ट में क्या होगा, T0 पे इंडक्टर किसकी तरह बिहेव करता है? T0 पे इंडक्टर ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। ये सब आपको खुद से आना चाहिए। आया समझ? क्यों आना चाहिए? मतलब कैसे आप रिकॉल करोगे कि T0 पे ओपन सर्किट, क्योंकि T0 पे कोई करंट नहीं होता। वो तभी पॉसिबल है जब इंडक्टर जो है वो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा, मतलब इस ब्रांच से कोई करंट नहीं जाएगा आपका, बराबर। तो इस ब्रांच से करंट नहीं जाएगा तो ये ओपन सर्किट, ये उड़ गया। आर आर किस में हो गए? सीरीज। तो आर आर अगर सीरीज में तो टोटल करंट आपका आ जाएगा E बाय 2R। आया समझ? और स्टेडी स्टेट पे इंडक्टर किसकी तरह बिहेव करेगा सर? स्ट्रेट वायर की तरह। तो स्ट्रेट वायर करो तो आर आर किस में हो गए? पैरेलल, R बाय 2, ये R बाय 2, ये R सीरीज 3R बाय 2। तो करंट आपका उस केस में हो जाएगा E बाय आर इक्विवेलेंट विच इज 3R बाय 2। तो ये दो आंसर है आपके, बी पार्ट का 2E बाय 3R और ए पार्ट का E बाय 2R, जिसका हो गया। अच्छी बात है, ठीक है। नीट में बस यहीं तक आएंगे, नीट में से ज्यादा नहीं आएंगे। मैंने वहां पे भी बोला था कि नीट में या तो T0 के क्वेश्चन मिलेंगे आपको या स्टडी स्टेट के क्वेश्चन मिलेंगे। किसी जनरल टी टाइम पे क्वेश्चन थोड़े लेंदी हो जाते हैं, हाँ उसका मैंने शॉर्टकट भी बताया था, पर वो शॉर्टकट हर बार नहीं लगता है, ये मैंने ये भी बताया था, ठीक है। अगर वो ना लगे शॉर्टकट तब आपको जनरल से करना ही पड़ेगा, जो आपका लेंदी जाता ही है, ठीक है। पर यहां पे भी वैसे ही करना जैसे वहां पे किया था, ठीक है। चल, तो नेक्स्ट है करंट इन द इंडक्टर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है आपको। इंडक्टर से जो करंट फ्लो कर रहा है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब जनरल पूछ लिया उसने। वहां पे भी किया था, याद करो, नोटबुक उठा के देखना, मैंने दो मेथड से सिखाया था वहां पे, ठीक है। यहां पे मैं जनरल मेथड से नहीं बता रहा हूं, वो खुद से कर लेना वहां का देख के, सेम प्रोसीजर है। क्योंकि टाइम लग जाएगा उसमें, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पढ़ चुके हैं ना, वापिस क्यों पढ़ना उसको। तो क्वेश्चन है फाइंड द करंट इन द इंडक्टर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो खुद से पॉज करके ट्राई करो कैसा करंट आएगा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक। और ये बैटरी कितने की है, कितने की भी ले लो, वैसे क्या फर्क पड़ता है, 20 वोल्ट की दी है उसने, ठीक है। तो 20 वोल्ट की बैटरी। करो, कैसे करेंगे? एक तो जनरल मेथड है, याद है जनरल मेथड,
हाँ, तो जैसे केवीएल लगाते थे वैसे ही मैंने केवीएल लगवाया था जनरल मेथड से, याद कर लेना। तो इसमें वैसे ही करना। एक मेथड है, मैंने शॉर्टकट बताया था कि आई जो है वहां पे बताया था कि Q जो है वो CV e की 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई आर सी। CV होता है मैक्सिमम चार्ज, तो वहां मैक्सिमम चार्ज निकाल लो आप लोग, और R इक्वलेंट इंटू सी निकाल लो। ठीक है, वो इक्वेशन में डाल दो, आपका Q एज अ फंक्शन ऑफ टी आ जाता था। सेम यहाँ पे क्या मुझे चाहिए, करंट एज अ फंक्शन ऑफ टी। कौन सा करंट, जो आपका इंडक्टर से जा रहा है। अरे है, तो वो करंट एज अ फंक्शन ऑफ टी कैसे होगा। करंट की जनरल इक्वेशन बताओ पहले क्या है, ई बाय आर 1 माइनस ई की पावर माइनस आर टी बाय एल। बिल्कुल सही सर। क्या मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके ये नहीं लिख सकता, ई बाय आर मैक्सिमम करंट, क्योंकि मैक्सिमम होता है आपका, 1 माइनस ई की पावर माइनस आर टी बाय एल। बस आर की जगह यहां पे क्या आ जाएगा, आर इक्वलेंट, क्योंकि सर्किट देखो एक आर नहीं है आपके, याद आया। अब याद करो आर इक्वलेंट कैसे निकालते थे, बैटरी को हम रिप्लेस कर देते थे स्ट्रेट वायर से, और इंडक्टर के क्रॉस हम नेट रेजिस्टेंस निकालते थे, उसी को आर इक्वलेंट बोल देते थे। याद करो, वो आ जाएगा। एल आपका क्वेश्चन में है ही 2, वो आ जाएगा। बस अब मुझे और क्या निकालना पड़ेगा अलग से, आई मैक्सिमम। याद आया। अब आई मैक्सिमम कैसे निकालोगे, आई मैक्सिमम आपका होता है कौन से उस पे, स्टेडी स्टेट पे, क्योंकि स्टेडी स्टेट पे आपका करंट क्या होता है, मैक्सिमम। तो पहले तो दो काम है आपके, अगर शॉर्टकट से आपको निकालना है, वैसे जनरल मेथड तो है ही जो वहां सिखाया था। अगर आपको शॉर्टकट से करंट एज अ फंक्शन ऑफ टी निकालना है तो आपको दो काम करने पड़ेंगे। पहले मैक्सिमम करंट की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी, बराबर। मैक्सिमम करंट किससे, इस ब्रांच से, इस ब्रांच से निकालनी है मैक्सिमम करंट। वो कब होती है, स्टेडी स्टेट पे। तो पहले स्टेडी स्टेट आपको स्टडी करना पड़ेगा, उसमें क्या करंट होगा, टोटल, टोटल में से इधर कितना जाएगा, तो आपको आई मैक्स मिल जाएगा। ये वाला आई मैक्स, ये वाला आई मैक्स कौन सा है, जो इससे मैक्सिमम करंट जा रहा है, इंडक्टर वाली ब्रांच से। वो कब जाता है, स्टेडी स्टेट पे। कर चुके हम लोग। दूसरा काम है आपको ये आर इक्विवेलेंट निकालना। सीधा आर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि सिंपल एल आर सर्किट नहीं है ये, देखो ना कितने सारे रजिस्टर लगे हैं। तब आपको कैसे करना है, आर इक्विवेलेंट कैसे निकालना है, बैटरी को स्ट्रेट वायर से रिप्लेस करो और इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल वो निकाल दो, आर इक्विवेलेंट। मतलब इंडक्टर के एंड्स को ए और बी मान के आपको ए और बी के बीच में आर इक्विवेलेंट निकालना है। वो आ गया एक बार, तब आपका पूरा आंसर आ गया। करे स्टार्ट। चलो देखो, सबसे पहले हम निकालते हैं आई मैक्स की वैल्यू। आप जनरल मेथड से सॉल्व करना, देखना सेम आंसर आएगा। ठीक है, तो आई मैक्स की वैल्यू, तो आई मैक्स कब आएगा आपका, ऑब्वियसली सर स्टेडी स्टेट पे। बिल्कुल सही। अब स्टेडी स्टेट पे इंडक्टर किसकी तरह बिहेव करता है, बोलो, स्ट्रेट वायर की तरह। तो ये 6 ओम हो गया, ये कितना हो गया आपका 3 ओम। अरे है, और ये कितना दिख रहा है आपको 4 ओम, और ये आपकी बैटरी 20 वोल्ट की। अब मुझे बताओ कौन सीरीज कौन पैरेलल, क्योंकि मुझे करंट निकालना है मैक्सिमम। क्या 6 और 3 सीरीज पैरेलल दिख रहे हैं सबको, बिल्कुल सर। 6 और 3 पैरेलल, 2, वो 2 और ये 4 सीरीज 6, तो टोटल करंट जो आएगा दैट विल बी 20/6 या 10/3 एम्पियर। पर मुझे टोटल नहीं चाहिए, मुझे चाहिए मैक्सिमम करंट जो इससे इस ब्रांच से जाएगा, एल वाली ब्रांच से। तो क्या ये आई डिवाइड होगा दोनों में, बिल्कुल। और पैरेलल में कैसे डिवाइड होता है, रजिस्टर के रेशो के उल्टा। क्या इसकी रेजिस्टेंस इससे हाफ है, तो करंट कितना जाएगा, डबल। डबल मतलब 2/3 ऑफ टोटल, सो 2/3 ऑफ टोटल। अरे होगा, ये सब कर चुके हैं यार, अब ये सब मैं नहीं बता रहा हूं। सो दिस विल बी 20/9 एम्पियर। सो बेसिकली 20/9 इज द मैक्सिमम करंट विच विल फ्लो थ्रू द इंडक्टर। ठीक है, तो आई मैक्स तो मुझे मिल गया कितना, 20/9। ठीक, 1 माइनस ई की पावर माइनस आर इक्वलेंट टी बाई एल। अब आर इक्वलेंट निकालते हैं, तो पहला तो आपको ये करना है, पहला प्रोसेस तो ये है। अब सेकंड प्रोसेस क्या करना है, आपको आर इक्वलेंट निकालना है। अब उसके लिए कैसा सर्किट बनाना है, फिर से देखो, ये 6 ओम, ठीक है सर, ये 3 ओम, और इंडक्टर के टर्मिनल्स को नाम दे दो, मैंने वहां पे भी अच्छे से सिखाया था, ये नाम दे दो ए और बी। ठीक है, और बैटरी को रिप्लेस कर दो स्ट्रेट वायर से, और ये आपका हो जाएगा 4 ओम। अब क्या करो, ए बी के बीच में जो आर इक्विवेलेंट आएगा वही आपका इस इक्वेशन का आर इक्विवेलेंट होगा। ये भी मैंने सिखाया था। अब ये शॉर्टकट है, कैसे आया क्यों आया उससे आपको कोई मतलब नहीं है। अगर विश्वास नहीं हो रहा है तो फिर आप जनरल मेथड से करो जो हमने वहां पे किया था। ठीक है, अब बताओ आर इक्विवेलेंट कितना होगा, जल्दी देखो, पीडी से चेक कर लो ना। ये मान लो x, तो ये x, तो ये भी x, बिल्कुल। ये मान लो y, ये y, तो ये भी y, ये भी y, ये x, तो ये x। क्या 6 और 4 x और y के बीच में है, बिल्कुल। क्या दोनों आपस में पैरेलल, बिल्कुल। 6 और 4 पैरेलल, 24/10 मतलब 12/5।
ठीक है, उसके साथ क्या 3 सीरीज में आ जाएगा? बिल्कुल, दैट विल बी 15 और ये 27/5। चेक कर लेना एक बार, ठीक है। हाँ यही आएगा, 6 और 4 पैरेलल, 24/10, 24/10 मतलब 12/5 और वो 3 के साथ सीरीज तो 27/5। सो ये आ गया आपका आर इक्वलेंट, डाल दो अब। सो 20/9 1 माइनस ई की पावर आर इक्वलेंट माइनस 27/5 इंटू टी डिवाइडेड बाय एल, एल इज 3, सो 3 से गया आपका 9। सो फाइनल आंसर इज आई एज अ फंक्शन ऑफ टी इज 20/9 1 minus e की पावर minus 9t/5. So this will be the current variation of current with time through the inductor. ठीक है, वही तो पूछा था उसने। अब ये शॉर्टकट हमने किया, अब आपको प्रॉपर मेथड से करना है तो उससे करो। अब इससे मुश्किल क्वेश्चन आपके में नहीं आएंगे, चाहे वो कोई भी हो, मेंस हो, एडवांस हो, नीट हो, कोई भी हो। ठीक है, एडवांस लेवल का क्वेश्चन कब बन जाता है? जब वो किसी जनरल टी टाइम पे मांगने लगता है, जैसे ये। और मेंस का क्वेश्चन क्या कब होता है? जब आपको T0 और स्टेडी स्टेट पे मांगे, नीट और मेंस में दोनों में। कर लोगे? तो फिर से मैं शॉर्टकट रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि आई की इक्वेशन आपकी E by R which is I maximum which is the maximum current flowing through the inductor 1 minus e की पावर minus R equivalent T by L। कॉम्प्लिकेटेड सर्किट के लिए अब आपको उसमें 2 स्टेप्स करने हैं। पहला स्टेप, सबसे पहले तो आपको I max की वैल्यू निकालनी है थ्रू द इंडक्टर, मतलब इंडक्टर वाली ब्रांच से कितना मैक्सिमम करंट जा रहा है, और वो जाता है हमेशा स्टेडी स्टेट पे। तो पहले तो आपको सर्किट स्टेडी स्टेट में सोल्व करके इंडक्टर वाली ब्रांच से करंट निकालना है, जैसे मैंने निकाला। कैलकुलेशन गलत हो सकती है, एक बार चेक कर लेना, वैसे होगी नहीं मुझे लग रहा है, चलो देख लेना एक बार। आर इक्विवेलेंट, दूसरा काम है आपको आर इक्विवेलेंट निकालना। अब ये कैसे निकालना है, ये भी तरीका मैंने आपको आरसी में सिखाया था। क्या करो, बैटरी को स्ट्रेट वायर से रिप्लेस कर दो और इंडक्टर के टर्मिनल्स के अक्रॉस आर इक्विवेलेंट निकाल दो, वो आर इक्विवेलेंट यहां पे डाल दो, बस सिंपल। ठीक है, इंडक्टर के टर्मिनल के अक्रॉस। अब वो सीरीज पैरेलल, ये तो इतना तो देखना आता है ना आपको, कर लोगे सोल्व, आर इक्विवेलेंट आ गया, आंसर आ गया। अरे बोलो पक्का, सोच लो सोच लो, सोच लिया? चलो आगे बढ़े फिर, चलो देखो फिर अब करते हैं कुछ पास्ट ईयर के क्वेश्चन, क्योंकि अभी तो काफी टाइम है। फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस लास्ट के 10 मिनट में स्टार्ट कर देंगे। 2-3 क्वेश्चन ही करेंगे पास्ट ईयर के, कैसे आते हैं देख लेते हैं एक बार, क्योंकि हर साल क्वेश्चन इसका लगभग आता ही रहता है, समझ रहे हो। तो अभी मैं पॉज कर रहा वीडियो को, 1-2 क्वेश्चंस बोर्ड पे लिख रहा, 2 ही लिखूंगा, ज्यादा नहीं, वो ट्राई करो, क्योंकि सब कुछ वही है जो हम आरसी में पढ़े हैं। ठीक है, फिर उसके बाद म्यूचुअल इंडक्टेंस स्टार्ट करते हैं, और ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा म्यूचुअल भी, कुछ है नहीं बाकी, जो थोड़ा बहुत बचेगा वो कल। और एलसी ऑसिलेशन 15-20 मिनट का है, और 5-10 मिनट का आपका एडी करंट, वो तो थियरी है, बोर्ड का टॉपिक है आपका। ठीक है, तो कल चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और इतने क्वेश्चंस हमने इस चैप्टर में कर लिए हैं, अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। और बहुत अच्छा क्वेश्चन अगर आ गया तो कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप आराम से कर लोगे। ठीक है, तो अब मैं बोर्ड पे कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूं, उनको नोट करो और करने की कोशिश करो खुद से। चलो, तो ये 3 क्वेश्चंस हैं, इसको नोट करो अच्छे से। जेईई मेंस 19 में आए हैं तीनों के तीन। नीट में क्वेश्चन जैसे आरसी के नहीं आते हैं, वैसे ही एलआर के बहुत रेयरली मिलेगा तो मिलेगा, वैसे आते ही नहीं है। मैंने वहां पे भी बोला था आरसी नीट में जनरली पूछता नहीं है, पर हाँ टेस्ट सीरीज में पूछेगा, और क्या पता कौन से साल आ जाए, ऐसा नहीं है कि छोड़ दो उसको, पूछता नहीं है तो छोड़ दो। मेंस में देखो 19 19 19, ये शायद 19 नहीं, ये 16 है, और 19 के 4-5 क्वेश्चन और उसमें ग्राफ वगैरह पूछे थे। अब एलआर में एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देना जो न्यूमेरिकल्स में काम आएगी आपको, उसमें कभी कभी क्या होता है, आपको 2 कीज देता है, जैसे इसमें दी है। जब एक की को क्लोज करेगा तो ध्यान देना चार्जिंग होगी, और जब दूसरी की को क्लोज करेगा पहली को ओपन करके तब डिस्चार्जिंग हो रही होगी। अब वो आपको पहचानना कि कब चार्जिंग कब डिस्चार्जिंग। ऑब्वियसली बैटरी से कनेक्टेड है तो चार्जिंग होगी आपकी, है ना। और एल और आर को आपस में डायरेक्ट कनेक्ट कर दोगे तो डिस्चार्जिंग होने लगेगी आपकी। समझ में आ रहा है? तो ये ध्यान देना, इसमें कीज के बहुत क्वेश्चन पूछता है, स्पेशली एडवांस और मेंस वाले, क्योंकि नीट में तो आता ही नहीं है। तो कीज जब क्लोज करोगे तब चार्जिंग हो रही है डिस्चार्जिंग, तब कौन सी इक्वेशन लगानी है ये ध्यान देना। और जब कीज को चेंज करोगे, मतलब जब K2 को मान लो कनेक्ट करोगे तब LR बनेगा, तब डिस्चार्जिंग होगी, तब कौन सी इक्वेशन लगानी है। तो आपको पहले तो सर्किट पहचान में आना चाहिए कि चार्जिंग हो रही है या डिस्चार्जिंग, उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन लगानी है। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन है, 19 19 और ये 16 में आया था, तो ट्राई करो, ऑप्शन है आपके सामने, और करो उसको। ठीक है, तो करें यहां से स्टार्ट, चलो यहां से उल्टे से करते हैं। सो पहला है K1 इज क्लोज्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। पहले K1 को क्लोज किया और K2 को ओपन रखा, तो K1 को जब क्लोज करोगे लंबे टाइम के लिए, तो क्या आपकी स्टेडी स्टेट अचीव हो जाएगी? बिल्कुल, LR सर्किट हो रहा है, चार्जिंग हो रही है, स्टेडी स्टेट अचीव हो जाएगी। ठीक, फिर क्या किया आपने,
एट टी इज इक्वल टू 0, मतलब जब आपने टाइम कैलकुलेट करना स्टार्ट किया, K1 को ओपन किया और K2 को क्लोज कर दिया, क्या अब डिस्चार्जिंग होने लगेगी? बिल्कुल, क्योंकि अब सर्किट ऐसा होगा आपका, K1 ओपन कर दिया ना, ठीक है। और फिर पूछा है कि ये करने के बाद, K2 को बंद करने के बाद 1 मिली सेकेंड पे बताओ कितना करंट होगा, क्या डिस्चार्जिंग की इक्वेशन लगेगी? क्या इक्वेशन थी डिस्चार्जिंग की, बोलो? I इज इक्वल टू आई नॉट ई की पावर माइनस आर टी बाय एल। सर हमारे पास R भी है, हमारे पास L भी है, हमारे पास T भी है, 1 मिली सेकेंड, बस हमारे पास क्या नहीं है? आई नॉट। आई नॉट क्या इनिशियल करंट था? बिल्कुल। और वो किससे मिलेगा आपको? पहली सिचुएशन से, जो उसने पहली कंडीशन दी है, ठीक है। पहली कंडीशन क्या है, देखो कि स्टार्टिंग में K1 को आपने बहुत लंबे टाइम के लिए बंद करके रखा, मतलब सर्किट कुछ ये हो गया, 0.03 हेनरी, एंड दिस वन इज योर 0.15 किलो, मतलब 150 ओम। किलो यही होगा ना, 1000, हाँ। और ये है आपकी बैटरी 15 वोल्ट की। तो बताओ स्टेडी स्टेट पे कितना करंट, उसी को तो आई नॉट बोला हमने, क्योंकि जो स्टेडी स्टेट पे करंट होगा वही तो T0 पे करंट बन जाएगा आपका। अरे इतना सब आता है, आरसी में कर चुके यार इतने क्वेश्चन। तो आई नॉट बोलो कितना हो जाएगा? दैट विल बी ई बाय आर। सर पढ़ चुके हैं तो स्टेडी स्टेट पे करंट ई कितना 15, आर कितना आपका 150, सो दिस विल बी 0.1, ठीक है। अब आपने क्या किया, K1 को अब ओपन कर दिया, K2 को अब क्लोज कर दिया, तब अब सर्किट कैसा दिखेगा आपको? फाइनली सर्किट कुछ ऐसा दिखेगा, दिस वन इज 0.03 हेनरी एंड दिस इज योर कैपेसिटर। नीचे बना लिया, क्या फर्क पड़ रहा है, ऐसे थे, क्या फर्क पड़ रहा है? K2 को क्लोज कर दिया, इसको यहां बना लो, एंड दिस इज योर 150 ओम। और कितना करंट है इनिशियली? आई नॉट जो मैंने डायग्राम में बनाया था, अभी हमने थ्योरी जो पढ़ी थी, वो कितना आ गया आपका? 0.1। क्या अब डिस्चार्जिंग होने लगेगी? बिल्कुल सर। क्या इक्वेशन है डिस्चार्जिंग की? आई इज इक्वल टू आई नॉट विच इज 0.1 ई की पावर माइनस आर टी बाय एल। डाल दो वैल्यूज, आ गया आंसर। आई इज इक्वल टू 0.1 ई की पावर माइनस आर, आर इज 150, टी टी 1 मिली 10 की पावर -3, एल 0.03, मतलब 3 इंटू 10 की पावर -2, -2 से गया -1, -1 से गया 3, से गया 5। और ध्यान से देखो, ई की पावर 5 उसने पहले से ही बोला 150 ले लो, देखो आ गया। कितना आ गया आई बोलो आपका? 0.1 ई की पावर -5, माइनस है यहाँ पे, ध्यान देना, तो अपॉन ई की पावर 5, सो दिस विल बी 10 की पावर -1, 0.1 अपॉन ई की पावर 5 विच इज 150। अब आगे आपके ऊपर है कैसे सोल्व करोगे। दैट इज 1/15 इंटू 10 की पावर -2, और क्योंकि मिली में दिया तो -3 बना दो, तो 10 इधर। अब इतना मैथ तो यार आता होगा, सो 2/3 दैट इज 0.67 मिली एम्पियर। क्या मुश्किल है? मुश्किल नहीं है, चीजें सीखो। पर एलआर बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बोल सकते हैं इस पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कोई है तो एलआर है। ऐसा नहीं है बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है, फैराडेज लॉ भी इंपॉर्टेंट है, मैं इमोशनल ईएमएफ भी इंपॉर्टेंट है, पर हाँ सबसे ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, दैट इज एलआर सर्किट। और वो मैंने एक ही लेक्चर में करा दिया। आधे लोग बोलेंगे इतना जल्दी क्यों? क्योंकि वो एकदम आरसी जैसा ही है, कुछ नया नहीं है, सब चीजें वही हैं, कर लोगे। पर तब भी मैंने अच्छे से सारी इक्वेशंस बनाई है, अच्छे से मैंने हर चीज एक्सप्लेन की है। ठीक, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, कोई भी कर लो, ऊपर वाला कर लो, नीचे वाला, चलो नीचे वाला कर लेते हैं पहले। तो ये क्वेश्चन क्या, ध्यान से सुनना। फाइंड द टाइम, आर की वैल्यू 10 ओम दी है, एल की वैल्यू 20 हेनरी, और ये ई है आपका। ई का शायद कोई यूज नहीं होगा इसलिए ई दिया इसने। फाइंड द टाइम एट विच रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एनर्जी अक्रॉस रजिस्टर कितनी होती है? आई स्क्वायर आर। रेट ऑफ डिसोसिएशन आई स्क्वायर आर, अरे होती है, इज इक्वल टू रेट एट विच मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर। अरे है, कौन से टाइम पे आपका ऐसा होगा जब आपका एनर्जी का डिसोसिएशन जो रजिस्टर के अक्रॉस है वो इक्वल हो जाए किसका? मैग्नेटिक एनर्जी का जो रेट है उसके इक्वल हो जाए। कौन से टाइम पे ऐसा होगा? रेट बोला उसने एनर्जी का, ध्यान देना, करे। अच्छा, मतलब आपको क्या बोला है कि dE बाय डी टी फॉर आर इक्वल हो जाए dE बाय डी टी फॉर एल। किस टाइम पे ऐसा होगा? बोले सर ये टाइप तो आपने करा ही नहीं है एलआर सर्किट में। अब ये सब आप खुद से भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, सारे फॉर्मूले मैंने बता दिए हैं। अप्लाई कैसे करना वो थोड़ा बहुत तो खुद से देख सकते हो ना। dE बाय डी टी अक्रॉस आर बोलो, आई स्क्वायर आर। सर ये तो बचपन से पढ़ते आए हैं, आई स्क्वायर आर। अरे होगा, अरे होगा। अच्छा, अब आगे क्या? dE बाई डी टी अक्रॉस एल, एनर्जी कितनी होती है इंडक्टर में?
सर हाफ एल आई स्क्वायर होती है। तो डीई बाई डी टी कितना हो गया आपका, डीई बाई डी टी इज हाफ एल इंटू 2i डी आई बाई डी टी, यही तो होगा डिफरेंशिएशन, क्योंकि डीई बाई डी टी चाहिए ना, तो डाल दो वैल्यू। सो हाफ एल मतलब ये गायब हो जाएगा, सो दैट विल बी एल आई डी आई बाई डी टी, आई से आई मर गया, बिल्कुल सही। सो आई आर इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। तो आई आर किसके इक्वल आया आपका, एल डी आई बाई डी टी। अब सवाल उठता है कि इसके बाद क्या किया जाए, क्योंकि मुझे तो टाइम चाहिए जिस टाइम पे रेट इक्वल हुए। अभी रेट कैसे लिखा हो समझ में आ रहा है ना, डी बाई डी टी अक्रॉस आर, वो तो हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़े था आई स्क्वायर आर। अब डी बाई डी टी अक्रॉस एल, वो कल पढ़े, एनर्जी स्टोर्ड बाय इंडक्टर हाफ एल आई स्क्वायर, तो डी बाई डी टी कितना हो जाएगा, ये गायब, एल आई डी आई बाई डी टी। ठीक है, आई से आई कैंसिल, तो आई आर हो जाएगा एल डी आई बाई डी टी। सही है यहां तक। अच्छा, अब आगे क्या करें सर, अब आगे या तो आप आई को इधर ले जाओ तो लोग में चला जाएगा वो, पर एल एन आई फिर से हमको नहीं पता, या एक तरीका और है, ये आई क्या है किसी टी टाइम पे करंट, और ये डी आई बाई डी टी क्या है ये भी हमको पता है। आई क्या होता है याद करो आपका, इसमें एल आर सर्किट में आई क्या होता है, किसी टी टाइम पे करंट क्या होता है, दैट इज ई बाय आर 1 माइनस ई की पावर माइनस आर टी बाय एल, शायद देखे इससे कुछ हो जाए, दैट इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। डी आई बाई डी टी भी हमने निकाला था, कितना आया था, ई बाय एल इंटू ई की पावर माइनस आर टी बाय एल, एक बार चेक करना, शायद यही आया था। ठीक है, एल एल मर गया, ई से ई मर गया, क्या आया आपका, ये आया, आर इधर ले जाए, सो 1 माइनस ई की पावर माइनस आर टी बाय एल इज इक्वल टू आर ई की पावर माइनस आर टी बाय एल। ठीक है, तो क्या हो गया, 1 इज इक्वल टू ई की पावर माइनस आर टी बाई एल, कॉमन 1 प्लस आर वो नीचे आ गया। ठीक, रेसिप्रोकल ले ले, सो ई की पावर आर टी बाई एल, ये हो गया आपका 1 प्लस आर। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, मुझे लगा था आसान है, पर अच्छा क्वेश्चन है, लेंदी हो गया थोड़ा, पर कोई वो नहीं है, कंसेप्ट आते हैं तो सब कुछ हो जाएगा। ठीक है यहां तक। अब मुझे टी चाहिए, अब देखो मुझे यहां पे सब चीजें पता है, आर पता है, एल पता है, टी चाहिए, क्या लोग ले ले दोनों साइड, बिल्कुल। सो आर टी बाय एल इज इक्वल टू एल एन 1 प्लस आर, शायद आंसर आ जाए अब। सो टी कम्स आउट टू बी एल बाय आर एल एन 1 प्लस आर है। अब एल बाय आर कितना आपका, एल इज 20, आर इज 10, एल एन 1 प्लस आर वो तो 11 हो गया, सो दैट इज 2 एल एन 11, ऑप्शन ही नहीं है, कुछ तो गलती हुई, देखो एक बार, आई से आई कैंसिल, आई आर इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, आई की वैल्यू ई की ई बाय आर 1 माइनस ई की बार माइनस आर टी बाई एल। ठीक है, और जब डिफरेंशिएट करोगे तब आएगा ई बाय एल ई की पावर माइनस आर टी बाई एल। ठीक है, सही है, आई की वैल्यू डाल दी। अच्छा हाँ, इंटू आर भी तो था, ये आई इंटू आर था ना, तो ये तो मैंने आई लिखा इंटू आर, तो आर आर तो वैसे ही कैंसिल हो गया आपका, हाँ तो ये आर नहीं आएगा इधर। ठीक 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 ठीक, तो कितना हो गया आपका, हाँ तो 1 इज इक्वल टू, उधर ले जाओ 2 ई की पावर माइनस आर टी बाई एल, हाँ ये आर लेना भूल गया था मैं, कर लोगे आगे। अब क्या करो, 1 बाई 2 इज इक्वल टू ई की पावर माइनस आर टी बाई एल, रेसिप्रोकल करो तो ई की पावर आर टी बाई एल इज इक्वल टू 2। अब लोग ले लो तो आर टी बाई एल इज इक्वल टू एल एन 2 हो जाएगा सीधा, सिंपल, एल एन 2 एल एन 2 एल एन 2। सो आंसर इज टाइम इज ट्वाइस ऑफ एल एन 2, ऑप्शन सी। तो मुश्किल नहीं है, बस आपको सारे कंसेप्ट, सारे रिजल्ट्स, सब कुछ आना चाहिए, तब आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो क्या था इसमें, क्वेश्चन फिर से पढ़ो, उस टाइम, वो टाइम निकालो जब आपका रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एनर्जी अक्रॉस रेजिस्टेंस, जो मतलब पावर बोल रहा है आई स्क्वायर आर, वो इक्वल हो जाए रेट एट विच मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर, मतलब हाफ एल आई स्क्वायर का रेट ऑफ चेंज, मतलब हो जाएगा ये डी बाई डी टी मांगा आपसे, तो एल आई डी आई बाई डी टी दोनों को इक्वल करने को बोला है, कर दो, तब ये इक्वेशन आ गई। अब यहां से हमको समझ में नहीं आ रहा कि आगे टाइम निकाले कैसे, पर मुझे एक चीज पता है, ये आई किसी टी टाइम पे करंट है, तो वो मुझे पता है एलआर सर्किट के लिए, और ये जो डी आई बाई डी टी है वो डिफरेंशिएशन है, वो भी हम कर चुके, तो ये दोनों को इक्वल करते हैं, आई की वैल्यू और डी आई बाई डी टी की वैल्यू डाल दी, लोग वोग लिया, आगे सोल्व कर दिया, आंसर आ जाएगा। कर लोगे पक्का, सोच लो, तो आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट, जो भी बोलना है, कि फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट पास थ्रू बैटरी बिटवीन t इज इक्वल टू 0 एंड t इज इक्वल टू L बाय R।
कर लोगे क्या? एक इंटरवल में आपसे मांगा है, तो अगर एक इंटरवल में आपसे मांगा है तो क्या कर सकते हो आप? बोलो सर। Q इज इक्वल टू इंटीग्रेशन I इंटू डी टी। सोचो, दिमाग लगाया करो थोड़ा सा, ठीक है। सो Q टोटल चार्ज दैट विल बी I डी टी, क्योंकि एक इंटरवल में आपसे मांगा है ना। तो I क्या होता है एज अ फंक्शन ऑफ टी? याद करो, I होता है सर E बाय आर 1 माइनस ई की पावर माइनस आर टी बाय एल इंटू डी टी। बुक्स में आपको जो इसका सॉल्यूशन मिलेगा वो अलग ही तरीके से किया उसने, वो भी सही है, ऐसा कुछ नहीं है वो गलत है, हम अलग से करते हैं क्योंकि हमको तो मैथ आता है, थोड़ा सा ही आता है हमको भी। सो कितना हो जाएगा क्यू? ई बाय आर बाहर कांस्टेंट, अब इंटीग्रेशन करो, आधे लोग डर जाएंगे इसमें। 1 का इंटीग्रेशन टी, ई का इंटीग्रेशन सर सेम होता है माइनस आर टी बाय एल, बस कोफिशिएंट डिवाइड में आ जाता है, तो माइनस आर बाय एल डिवाइड में तो ये प्लस ये आर और ये एल, ठीक है सर। लिमिट टी की 0 से लेके एल बाय आर, क्योंकि उसी में तो चार्ज मांगा है। सो क्यू बेसिकली कितना आ गया आपका? ई बाय आर टी, टी इज एल बाय आर, अरे आया, प्लस एल बाय आर, बिल्कुल सही। ई की पावर माइनस आर बाय एल इंटू टी कितना? एल बाय आर, एल बाय आर, आर बाय एल कैंसिल, सो ई की पावर -1, ठीक है। माइनस साइन के साथ लोअर लिमिट, टी की जगह 0 0 और ई टी की जगह यहां 0, तो ई की पावर 0 1, तो ये बन जाएगा आपका एल बाय आर। अरे कर लोगे, मैथ है अब, क्योंकि जेई मेंस में ही आता है, नीट में नहीं आता है, इसलिए नहीं आता है नीट में, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन इतनी थोड़ी सी अजीब हो जाती है कभी कभी। सो एल बाय आर से एल बाय आर कैंसिल, सो क्यू क्या हो जाएगा आपका? बोलो। ई बाय आर एल बाय आर ई की पावर -1, दिख रहा है सबको? सो दिस विल बी ई एल बाय आर स्क्वायर ई की पावर -1, मतलब 1 बाय ई, और ई होता है 2.718। So final answer is EL by 2.718 R square। ये खत्म सवाल, कुछ मुश्किल नहीं है, ठीक है, सब कुछ आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है, बस सिस्टमैटिक चलो, अच्छे से चलो, सब हो जाएंगे। कर लोगे? तो फिर 2-3 क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्योंकि म्यूचुअल आज नहीं हो पाएगा। हाँ, कल का लेक्चर शायद थोड़ा लेंदी चला जाए, 1 घंटे 15 मिनट, क्योंकि कल चैप्टर मुझे कंप्लीट करना है, ठीक है। तो अभी तक लेक्चर, कुछ लेक्चर काफी छोटे भी थे, 55, 57, 58 मिनट के, तो कल का लेक्चर शायद चला जाएगा, मैं कोशिश करूंगा नहीं जाएगा, क्योंकि म्यूचुअल इंडक्टेंस सिर्फ बचता है, एलसी ऑसिलेशन, एलसी के 1-2 सवाल कर लेंगे, आधा घंटा एलसी पकड़ लो, म्यूचुअल इंडक्टेंस आधा घंटा, 10 मिनट एडी करंट, तो 1 घंटा 15-20 मिनट कल का लेक्चर जाएगा, ठीक है। तो मैनेज कर लेना। परसों से हम लोग स्टार्ट करेंगे एसी, एक नया चैप्टर, वो भी इंपॉर्टेंट है और वो इससे कई गुना आसान है, ये भी आसान है, ऐसा नहीं है। तो अब मैं कुछ 2-3 क्वेश्चन और बोर्ड पे लिख रहा हूं, 2 क्वेश्चंस, उसको सोल्व करो, ताकि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आए कि हाँ हम क्वेश्चन कर पा रहे हैं, ठीक है। चलो चलो, ये 2 क्वेश्चन और है, फिर खत्म करते हैं। तो पहला है कि शॉर्ट में मैंने लिखा है, एक एलआर सर्किट है जिसमें एल की वैल्यू है 10 मिली हेनरी, आर की वैल्यू है 0.1, इज कनेक्टेड टू अ बैटरी हैविंग इंटरनल रेजिस्टेंस 0.9 ओम। आफ्टर स्विच इज क्लोज, स्विच के थ्रू कनेक्ट किया, आफ्टर स्विच इज क्लोज द टाइम टेकन फॉर करंट टू अटेन 80% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू इज। सिंपल, LN5 की वैल्यू 1.6 यूज करनी है। सेकंड क्वेश्चन है, ये भी मैंने शॉर्ट में लिखा, एक्सप्लेन कर देता हूं। ए सी बी ये पॉइंट्स दिख रहे हैं, और ये बैटरी ई ईएमएफ है, ये आर है, ये एल है। तो क्वेश्चन है, इनिशियली सी और ए को आपने लंबे टाइम के लिए कनेक्ट किया, तो सर्किट में कौन इंक्लूड हो जाएगा? ये एल आर, तो चार्जिंग होने लगेगी, और लंबे टाइम के लिए बोला मतलब स्टेडी स्टेट अचीव हो जाएगी। फिर आपने क्या किया, लेटर सी को ए से डिस्कनेक्ट करवाया और बी से कनेक्ट करवा दिया, ये दिख रहा है? तब क्या हो जाएगा आपका सर्किट? सिर्फ ये, अरे है, तब क्या हो जाएगी आपकी डिस्चार्जिंग, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा है आपसे कि T इज इक्वल टू एल बाय आर टाइम पे रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस का रेशो कितना होगा। अच्छा क्वेश्चन है, इसमें बहुत बच्चों से गलतियां हुई थी, बहुत बच्चों से गलतियां, ठीक है। चलो, दोनों पास्ट ईयर है, तो पहला करते हैं, बहुत आसान है। एल की वैल्यू दिया 10 मिली, मतलब 10 की पावर -2, आर की वैल्यू दिया 10 की पावर -1, और बैटरी का इंटरनल दिया है आपको 0.9, ठीक है। तो सर्किट कैसा हो जाएगा बोलो? ये आपका L विच इज 10 की पावर -2 हेनरी, और टोटल रेजिस्टेंस, क्योंकि बैटरी का इंटरनल सीरीज में आ जाएगा, 1 ओम हो जाएगा, और ये बैटरी की EMF E। क्वेश्चन है, टाइम बताओ करंट को मैक्सिमम का 80% होने में। करंट की इक्वेशन क्या है?
E बाय आर 1 माइनस ई की पावर माइनस आर टी बाय एल। सिंपल। करंट कितना होना चाहिए? 80% ऑफ मैक्सिमम। मैक्सिमम होता है ई बाय आर, उसका 80% मतलब 4/5 ऑफ ई बाय आर। सो दैट विल बी ई बाय आर 1 माइनस ई की पावर माइनस आर टी बाय एल। ई बाय एल कैंसिल, इधर ले आए। सो ई की पावर माइनस आर टी बाय एल इज 1 माइनस 4/5 विच इज 1/5। कर लोगे आगे? अब देखो एल एन क्यू दिया उसने 5, क्योंकि एल एन 5 आ रहा है। रेसिप्रोकल लो तो ई की पावर आर टी बाय एल इज इक्वल टू 5, एल एन ले लो। सो आर टी बाय एल इज एल एन 5 विच इज 1.6। तो टाइम मांगा था आपसे, दैट विल बी एल बाय आर इंटू 1.6। अब आगे तो कैलकुलेशन है, कर लोगे? एल बाय आर कितना आ रहा है आपका? बोलो बोलो। सो टी विल बी एल बाय आर विच इज 10 मिली 10 की पावर माइनस 2 आर 1 into 1.6, so this will be 0.016 seconds। कर लोगे? ऑप्शन डी। नेक्स्ट, सीए को जब आपने लंबे टाइम के लिए कनेक्ट करवा के रखा, क्या सर्किट में एलआर होगा? बिल्कुल सर। क्या स्टेडी स्टेट अचीव हो जाएगी? क्योंकि लंबे टाइम के लिए, और क्वेश्चन में लिखा भी है, मैंने शॉर्ट में लिखा, आप क्वेश्चन पढ़ना पूरा समझ में आएगा। ठीक है, स्टेडी स्टेट अचीव होगी। बोला टिल द करंट बिकम्स कांस्टेंट, और वो स्टेडी स्टेट पे होता है, ये क्वेश्चन में लिखा है। अब आपको क्या किया? सी को ए से डिस्कनेक्ट करवा के बी से कनेक्ट करवा दिया ये। ठीक है, अब सर्किट में क्या आ जाएगा? एलआर। अब पूछ रहा है कि किसी टी टाइम, और वो किसी टाइम नहीं, एक पर्टिकुलर टाइम बोला उसने, एल बाय आर, उस पे बताओ रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और इंडक्टर के अक्रॉस का रेशो कितना होगा। अब ध्यान से सुनना, ये पागल बनाने वाला क्वेश्चन था, पता है? क्योंकि जब आप T0 पे C को B से कनेक्ट करवा देंगे तो सर्किट में ये R हो जाएगा और ये आपका L हो जाएगा। बिल्कुल सर। केवीएल जब आप लगाओगे तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस VL, इसके अक्रॉस VR, जब केवीएल लगाओगे क्या लिखोगे? VL माइनस VR इज इक्वल टू 0, VL इज इक्वल टू VR। अरे दोनों का अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? सेम होता है ना? अरे है, क्योंकि दोनों पैरेलल में। डिस्चार्जिंग में ऐसे ही तो सोल्व किया था, दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम। अरे याद आया? पर रेशो क्या आएगा? +1 आएगा या -1 आएगा? ध्यान से सोच के बताना, ध्यान से सोचो सोचो सोचो, क्या होगा आपका? देखो, अगर आप ध्यान से सोचो तो क्या होगा? जब आप इसके अक्रॉस पीडी लिखोगे, इसके अक्रॉस पीडी लिखोगे, तो ये VL प्लस VR, एक्चुअल में प्लस VR ही होगा ना, VL प्लस VR, ये क्या 0 हो जाएगा? तो VL आपका कितना होगा? -VR। ये किया भी तो था हमने, VL को मैंने डाला था LdI/dt, याद आया? VR को हमने डाला था IR, यहां पे माइनस साइन लिया था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका? VL इज इक्वल टू -VR। तो आपसे क्या पूछा है? VL बाय VR का रेशियो, तो वो कितना हो जाएगा? -1। अच्छा, ये T इस पे पूछा है, किसी भी टाइम पे पूछे, वो तो रेशियो तो वही रहेगा आपका -1। क्यों? क्योंकि जब आपने L और R को डायरेक्टली कनेक्ट करवाया तो वो तो पैरेलल में हो गए ना। तो पैरेलल में हो गए तो क्या होगा आपका? जब आप KVL लगाओगे क्लोज लूप में, तो इंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस प्लस रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा आपका? 0। सो मतलब VL प्लस VR वो कितना होगा आपका? 0। तो VL कितना? -VR, तो रेशियो कितना? -1। कर लोगे? तो आज यहीं तक करते हैं, तो अच्छे से इसको समझो। ठीक है, कोई भी डाउट है उसको पूछो। अब 2 ही टॉपिक बचते हैं, LC ऑसिलेशंस। ठीक है, जैसे LR था वैसे LC भी आएगा, उसमें 15-20 मिनट लगेगा, और वो ज्यादा, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हाँ वो भी इंपॉर्टेंट है। और म्यूचुअल इंडक्टेंस, जैसे सेल्फ इंडक्टेंस पढ़ा वैसे ही म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, तो यहां तक अच्छे से पढ़ लो, कल आपका चैप्टर कंप्लीट, फिर हम लोग AC स्टार्ट करेंगे। चलो।